हमारे लीडर राहुल गांधी है और वो 2024 में कांग्रेस के क्या प्रधानमंत्री के चेहरे, इसमें तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। 2022 में राज्य के अंदर नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है, कांग्रेस आ रही है। कोरोना के उस प्रबंध को पूरी तरह में आप विफल रहे हैं, चाहे उत्तराखंड की राज्य सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार। आखिर ये डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों पर नियंत्रण आप क्यों नहीं लगाते हैं? आपको अपनी सरकार के कार्यों पर भरोसा नहीं रहा। उत्तर भारत, जहाँ से बीजेपी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला, आज वो आग में जल रहा है। जुल्म की तो इंतहा तो आपने लखीमपुर खीरी में देखी थी। समाज बटा हुआ है, धार्मिक उन्माद चरम पर है। ये देश सबका है, ये एक धर्म विशेष का देश नहीं। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुखातिब करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज हमारे साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, अल्मोड़ा से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी हैं। इससे पहले आप अल्मोड़ा से ही लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। सर, NBC हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं NBC के सारे दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा प्रणाम। सर, आप उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड से ही बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया और जल्द ही तीरथ सिंह जी की जगह पुष्कर सिंह धामी को दे दी गई। जल्दी मुख्यमंत्री बदले गए। आप इस पूरे जो बीजेपी की ये कार्यप्रणाली है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बीजेपी की अगर 4.5 सालों की 5 सालों की उपलब्धि अगर कोई है और पूरे राज्य में उनके शासनकाल की कोई उपलब्धि है कि मुख्यमंत्री की भरपूर फसल उन्होंने तैयार की है। अगर इस उत्तराखंड की यात्रा को देखेंगे, 20 सालों की, अब तो 21 साल पूरे हो चुके हैं। इसमें बीजेपी ने इस राज्य को मुख्यमंत्रियों के मुख्यमंत्री अपूर्व खान दिए हैं। 8 मुख्यमंत्री इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से हुए और पिछले 4 महीनों में 3 मुख्यमंत्री। ये उनकी उस हताशा को व्यक्त करते हैं, इतनी जल्दी परिवर्तन, कि जब 4-4.5 सालों में एक व्यक्ति अपने 4 साल के कार्यकाल को पूरा करने का जश्न मना रहा हो, उसकी तमाम उसके तैयारी भी हो चुकी है, अचानक देश की सरकार ने उसको प्रदेश का नेतृत्व परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी का कर दिया गया हो कि आपको अपनी सरकार के कार्यों पर भरोसा नहीं रहा और उसी असफलता, उसी अविश्वास के कारण ये परिवर्तन हुए हैं। इससे जनता कहीं भी इस भ्रम में पड़ने वाली नहीं है कि हमारी दशा सुधरेगी। हाँ, ये बीजेपी के अंदर के अविश्वास को शो करती है। जब सरकारें अपनी उपलब्धियों को दिखाने की उनके पास कोई वजह नहीं हो जाती है, अपने ऊपर अविश्वास हो जाता है, तो ये जल्दी परिवर्तन का ये चीज़ को, तो इसकी वजह से एक राजनीतिक अस्थिरता है। जबकि आपके पास पार्टी ने वहाँ की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया था, भरपूर बहुमत दिया था, जो इतिहास में दोबारा उसको दोहराना किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुश्किल ही काम है। तो इस तरह से अचानक ये राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना राज्य के विकास के लिए उचित नहीं है, ना ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर खुद ही सोचना चाहिए और राज्य की जनता ने तो इसको एक मन बना लिया है कि 2022 में हम परिवर्तन करेंगे। अभी कांग्रेस ने कि 2 परिवर्तन यात्राओं में मैं खुद शामिल रहा हूँ। हरिद्वार के ज़िले के अंदर 11 विधानसभा में हमारे उधम सिंह नगर और नैनीताल की जो तराई और भाबर का जो क्षेत्र है, वहाँ के विधानसभाओं में जो अभूतपूर्व जन सैलाब उमड़ा, वो उस निश्चित दिशा की ओर संकेत कर रहा था कि आने वाले समय में 2022 में राज्य के अंदर नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है, कांग्रेस आ रही है। उसके पीछे 2 कारण मुझे लगते हैं। एक तो इन 4-4.5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, प्रथम कहा था रोज़गार के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, रोज़गार देंगे। इन 4-4.5 सालों में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग, ये संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है राज्य में रोज़गार देने के लिए, इनमें एक भी भर्तियाँ नहीं हुई। आज देश में उत्तराखंड राज्य बेरोजगारी की दर में कहेंगे दूसरे नंबर पर है।
तो एक तो रोज़गार के फ्रंट पर पूरी तरह सरकार असफल हुई है, महंगाई आसमान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन वही है सर, महंगाई बड़ा मुद्दा है। पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर की बात की जाए तो धीरे धीरे कीमत 1000 रुपये के करीब पहुंच गई है। बीजेपी के तमाम नेता जब इस मुद्दे पर उनसे बातचीत कभी होती है तो बार बार वो कोरोना का हवाला देते हैं कि कोरोना के चलते इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? बढ़ती महंगाई को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए, सवाल है, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों में तो कोरोना का कोई मतलब नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम नीचे की ओर आए हैं और हमारे वहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान की ओर छू रहे हैं। सवाल है, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है कि सिर्फ उन्हीं वस्तुओं पर, पेट्रोल और डीजल पर नहीं होता, उस पर निर्भर उन तमाम आवश्यक वस्तुएं हैं जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जा रही हैं, वो डीजल और पेट्रोल पर निर्भर करती हैं। तो सवाल है कि आखिर क्या कारण है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के इस बढ़ते हुए दामों पर, जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड है वो पेट्रोल डीजल के दाम घट रहे हैं और हिंदुस्तान का ट्रेंड है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप उस पर क्या कहते, क्यों नहीं नियंत्रण रख पाए? क्या कारण है कि महंगाई, जो गैस का सिलेंडर 450 के आसपास कांग्रेस के ज़माने में था, आज 1000 की सीमा पर बैठा हुआ है, 1000 के रुपये को कभी भी छू सकता है। जो पेट्रोल और डीजल के दाम आज 100 को पार कर चुके हैं। एक दिन दिल्ली में भी पार कर चुका था। उत्तराखंड के अंदर परसों मैं था टनकपुर ज़िले में, तो वहाँ आया था कि पिथौरागढ़ में पेट्रोल का दाम 100 को पार कर चुका है। आखिर ये डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों पर नियंत्रण आप क्यों नहीं लगाते हैं? आप कहते हैं कि हाँ, ये तो मार्केट की व्यवस्था है। आखिर चुनाव के समय जब बंगाल का चुनाव हो रहा था, पूरे के दौर में पेट्रोल और डीजल के दाम 1 पैसा भी नहीं बढ़ता है और जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाता है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। तो आखिर भारत सरकार ये डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी ने वादा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल, हम महंगाई पर लगाम लगाएंगे। आखिर सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों पर क्यों नहीं लगाम लगा पाई है? और जहाँ तक मार्केटिंग का ट्रेंड है, मैंने आपको कहा भी, चुनाव में मार्केट का पहिया क्यों रुक जाता है? तो चुनाव समाप्त होते वो मार्केट का पहिया तेज़ी से बढ़ जाता है। तो महंगाई की फ्रंट की वजह से दूसरी चीज़ में जो गरीब लोग थे उनकी थाली से दाल गायब हो गई। आप तेल के दाम लीजिए, दोगुने से तिगुने से ज़्यादा डबल हो गए। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसेंशियल कमोडिटी है, जो आवश्यक है, जो गरीब के लिए, आम आदमी की थाली के लिए, भोजन के लिए आवश्यक थे, उनके किसी एक के दामों पर भी केंद्र की सरकार, मोदी सरकार नियंत्रण करने में सफल हुई और उसका असर इन चुनाव में भी होगा। इसलिए राज्य में, चाहे हमारे उत्तराखंड या देश के अन्य में भी, बढ़ती हुई महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और जनता उस मुद्दे पर, क्योंकि बेसिक मुद्दे जनता के लिए रोज़गार का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और दूसरा सवाल है महंगाई का सवाल है, ये लोगों के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है और तीसरा करप्शन है। अगर ये तीनों बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से असफल रही है, इसलिए जनता अब इनको क्या कहते हैं, सत्ता से बेदखल करने का एक मन बना चुकी है।
कोरोना की सर बात हुई है तो थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहेंगे। दूसरी लहर में आपने देखा होगा तो जिस तरह से सब सारी गतिविधियां चली, तमाम लोगों ने अपनों को खो दिया और कई लोगों की जानें गईं। उस बीच में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो है ये कुंभ का आयोजन चल रहा था और ये मुख्यमंत्री जी आए थे जो फटी वाली जीन्स के स्पेशलिस्ट थे, कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। हाँ, तीरथ सिंह रावत जी। इन्होंने उस बीच में पहला काम यही किया था कि कुंभ के जो वहाँ पर साधु संत थे उन पर फूल बरसाने का काम किया था। आप पहली लहर के दौरान, अगर हम पहली लहर के दौरान बात करें तो उस बीच में मरकज के चलते जो कुछ भी हुआ तो उसमें उन लोगों को देशद्रोही की संज्ञा दे दी गई। बिल्कुल आपका जो मुसलमानों को द्वयम दर्जे का नागरिक समझा गया। और आपका सवाल मैं समझ गया, पूरी तरह से वाजिब सवाल है। कुंभ जब कोविड के पहले चरण में सरकारें कह नहीं सकती हैं कि हमको क्या कहते हैं मालूम नहीं था, संज्ञान नहीं। फरवरी के महीने में राहुल गांधी जी ने देश को चेतावनी देनी थी कि कोविड एक भयानक बीमारी आ रही है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को भी तबाह कर सकती है, आपको इस पर क्या कहते हैं संज्ञान लेना चाहिए। उस समय मोदी सरकार ने सबने उनका उपहास उड़ाया था कि ये चीज़ों को क्या कहते हैं अति संयुक्त रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल, जब उन दिनों जब आपने 23 मार्च के बाद आपने हमारी एक सरकार को गिरा करके, मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा करके पार्लियामेंट को स्थगित किया था, 23 तारीख तक कोविड कोई खतरा नहीं था। उस बीच में जो मरकज़ का सवाल उठा था, आपने कोविड के कारणों को, कोरोना के फैलाव में वो सबसे बड़ा कारण बताया था। आखिर एक वहाँ आपने, और वो कोई गलत बात नहीं था कि जब एक देश के अंदर एपिडेमिक की अधिसूचना जारी हो चुकी है, ऐसे में कभी भी सभाओं को क्या कहते हैं करना अनुचित है। लेकिन आपने उसका बहाना लेकर एक समुदाय विशेष को एक षड्यंत्र का हिस्सा बना दिया था। और वहीं जब इतना बड़ा सेनेगाल में जब कोविड आया है, आप हरिद्वार के कुंभ में जब देश की एसओपी साफ थी, केंद्र सरकार के साफ निर्णय थे कि कोई भी बड़ा आयोजन, धार्मिक आयोजन संभव नहीं है, ना अनुमति दी जा सकती है। पूर्व के मुख्य तीरथ सिंह से पहले मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश दिए थे कि कोई भी बिना RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट ले हुए यहाँ पर आ नहीं सकता। जो एसओपी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अचानक तीरथ सिंह ने कह दिया ये तो गंगा है, गंगा मैया अपने आप ही सारी चीज़ों का निराकरण कर दिए, है ना। और RT-PCR की जो एसओपी थी, कोरोना के जो प्रोटोकॉल था, उसका पूरी तरह से उल्लंघन करने का आप एक छूट आपने दे दी। और उसकी वजह से उत्तराखंड के अंदर जो कोरोना अपने सेकंड वेव में देखेंगे, सेकंड फेज में सबसे ज़्यादा बढ़ा। देश के छोटा एक राज्य था, संक्रमण की दर में चौथे या 5वें नंबर में था, मृत्यु की दर में सेकंड पोजीशन में आ गया था। आखिर इसके पीछे यही कारण होगा, 1 लाख जो आपने टेस्ट करवाए थे जो कि पॉजिटिव थे, आपने उसको फर्जीवाड़े में आपने नेगेटिव घोषित किया। वहाँ पर आपने फिर उसको एक क्या कहते हैं अपनी सरकार की नई कुछ गलतियाँ हो गई, उसको उसकी मरकज़ के खिलाफ जो आपने कम्युनल जहर फैलाया था, आपने यहाँ पर उसको जो हिंदू कट्टरपंथी थे उनके आगे पूरी तरह आप शरणागत थे, इसलिए आपने कोरोना को फैलाने में तमाम उन प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन करने की छूट दी। तो कुल मिलाकर के राज्य की सरकार ने कोविड के पहले फेज में और सेकेंड फेज में, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो या भारत की सरकार, दोनों असफल रहे हैं। भारत की सरकार को जब कोविड-1 में आपको चीज़ें साफ दिख गई थी कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तमाम आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ेगी, आपने सेकंड फेज में उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। तो कोरोना के काल ने इकोनॉमी को सफ़र किया और उत्तराखंड में तो सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ, जो अभी तक हो रहा है। अभी तक 4 धाम यात्रा आपने शुरू कर दी है, लेकिन जो यात्री जा रहे हैं उनको आप क्या कहते हैं जगह जगह पर रोक दे रहे हैं। दुनिया में आप एक तरफ इकोनॉमी को खोल रहे हैं और जो लोग वहाँ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ के तीर्थयात्री न होकर के कोई टेररिस्ट आ गए हों। उनके साथ राज्य का, पुलिसकर्मियों का या शासन का जो व्यवहार वीडियो के माध्यम से दिखता है, वो बड़ा ही अचंभित करने वाला है। तो कोरोना में आप पूरी तरह से फेल हुए। उत्तराखंड सरकार ने खुद माना कि 8 लाख लोग
जो उत्तराखंड के लोग थे, जो देश के विभिन्न अंचलों में कोरोना के काल में वहाँ नौकरियाँ ख़त्म हो गई, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, उससे प्रभावित होकर के उत्तराखंड लौटे थे, इस विश्वास के साथ कि राज्य उनकी स्थिति का सुधार करेगा, संज्ञान लेगा, उनको रोज़गार के नए अवसर देगा। तमाम कोरी घोषणाओं के बाद उसमें से 96% लोग आज फिर देश के विभिन्न कोनों में अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए निकल चुके हैं। तो कोरोना के उस प्रबंध को पूरी तरह में आप विफल रहे हैं, चाहे उत्तराखंड की राज्य सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार। सर, किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो लखीमपुर में जो कुछ हुआ वो तो मान लीजिए बड़ा मुद्दा है ही। इसके अलावा ये बड़े लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है। तकरीबन देखा जाए तो ठंडी गर्मी बरसात सब लगभग 10 महीने से ज़्यादा समय बीत गया है और उसके बाद कुछ इस तरह का बन नहीं पा रहा है जिससे कि सारी चीज़ें सुलझ सकें। आने वाले चुनावों में इसका क्या असर होगा और किसानों की समस्या किस तरह से हल की जाए? किसानों ने सीधी साफ मांग रखी है कि हम ये तीनों जो किसान विरोधी बिल है उसको भारत सरकार वापस। लेकिन सर कहीं न कहीं अड़ियल रवैया नहीं रवैया इसलिए नहीं, सरकार तो बार बार कह रही है कि हम इसमें संशोधन करने को तैयार हैं। नहीं, एक सवाल है, सरकार ने अभी तक, देखिए सबसे बड़ी तो बात है, किसान तो बाद में विरोध में आए, उसके किसान के जब पार्लियामेंट में आया था बिल, हमने कहा था, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कांग्रेस पार्टी सहित प्रतिपक्ष के 9 सांसदों को राज्यसभा में आपने देखा इतिहास में पहली बार लंबित किया गया, लिमिट सस्पेंड किया गया। वो लोग 24 घंटे वहाँ धरने पे भी बैठे पार्लियामेंट परिसर के अंदर। तो जब पार्लियामेंट में आया था उसी दिन से इन 3 किसान विरोधी के बिल का विरोध हो चुका था। सरकार से हमने मांग भी की थी इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, इस पर पूरी तरह से विचार विमर्श कर लिया जाए। आज तक किसानों ने जब कहा कि ये तीनों के बिल हमारे विरोध में है, सरकार ने किसानों को ये नहीं बताया है कि ये आपके पक्ष में है या हम इस पर अगर सुधार करना चाहते हैं, हम ये सुधार करने को तैयार हैं। तो आखिर एक तो पक्ष उन बिलों के एकदम विपरीत में, क्योंकि आपने बिना किसी तैयारी के किसानों को भरोसे में इन 3 बिलों को लागू किया। लेकिन ये तो सरकार का कर्तव्य है, सरकार तो मोदी चला रहे हैं। किसानों की तो अपनी प्रॉब्लम है, अपनी समस्या है, खेती का संकट है। किसान यही तो कह रहे हैं, जिस MSP को आप कह रहे हो हम देंगे, आप कानून में गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं कि जो बाज़ार की मंडियाँ होंगी, जो निजी क्षेत्र के मंडियाँ होंगी, उसमें भी MSP का कानून लागू होगा? क्यों नहीं कह रहे हैं? यही तो मांग थी किसानों की कि भाई MSP पर सरकार अपनी स्पष्ट साफ करे कि जो निजी क्षेत्र की मंडियाँ होंगी, सरकार उसमें कोई स्थिति स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। किसानों ने अपनी मांगें रखी थी, तो भारत सरकार ने अपना मांग तो कहीं स्पष्ट नहीं किया। हाँ, हम इन मुद्दों पर यही चीज़ें आपके सुझाव लेने को तैयार हैं। और आज तक 11 दौर की वार्ता के बाद क्या आप सरकार का कर्तव्य नहीं रह गया कि किसानों से बात करें? किसान यही तो कह रहे हैं कि हम इन तीनों बिलों को बिना शर्त बात करने को तैयार है। तो आगामी चुनाव पर जो अगले साल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उन पर इसका कुछ असर पड़ेगा? डेफिनेटली असर पड़ेगा। भाई आज भी इस देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को इस ग्रामीण भारत का ही इंसान चला रहा है, उसमें किसान है, उसमें मजदूर है। आज वो पूरे लोग तक ठप है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अब तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का जो किसानों का आंदोलन है, वो इसको पूरे उत्तर प्रदेश के से लेकर बिहार तक ले जाने को तैयार है। और उत्तराखंड में तो किसान आंदोलन की चपेट में है। अभी मैं अभी कह भी रहा था, 2 दिन की हमारी 2 फेजेज में हमारी जो किसान यात्रा हुई है, उन दोनों फेजों में तराई के अंदर किसान बड़ी संख्या में है। उनका जो जनसहवाल उभड़ा है हमारी यात्रा में, वो स्पष्ट संकेत दे रहा है
कि किसान राज्य की मोदी की सरकार को हो और योगी की सरकार को या भाजपा की उत्तराखंड की सरकार को सबक सिखाने के मूड में है पूरी तरह से। और जुल्म की तो इंतहा तो आपने लखीमपुर खीरी में देख ही लिया ना कि ये तो मीडिया जो वीडियो तो कोई कॉन्वर्ट हो नहीं सकते कि किस तरह रौंदते हुए बिना राज्य के संरक्षण के, बिना राज्य की सहमति के, बिना राज्य के सपोर्ट के क्या किसी एक व्यक्ति की इतनी ज़्यादा वो हो सकती वो हज़ारों किसानों के ऊपर रौंदते हुए अपनी कार को चला दे बिना स्टेट प्रोटेक्शन के। सर 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तैयारियां किस तरह से हैं, क्योंकि बीजेपी 2014 के मुकाबले 2019 में लोगों ने ज़्यादा भरोसा जताया और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बातचीत हुई तो वो यही चीज़ बताते हैं कि 2019 के मुकाबले 2024 में और बेहतर कंडीशन में हम होंगे। आप इस तरह को देखिए, पूरा उत्तर भारत जहाँ से बीजेपी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला आज वो आग में जल रहा है। आप उत्तर प्रदेश को देखिए, आप हरियाणा को देखिए, आप मध्य प्रदेश को देखिए, आप उत्तराखंड को देखिए, बिहार तक ये पूरा का पिसा जो यहाँ के खेती का है, उत्तर भारत का है, जो भारत के किसानों का मुख्य केंद्र बिंदु असंतोष की सीमा पार कर चुकी है। पूरे देश की जो सबसे बड़ा 90% जो रोज़गार का क्षेत्र है वो असंगठित क्षेत्र है, जो हमारा इसको कहते हैं हम स्मॉल मार्जिनल या माइक्रो इंडस्ट्रीज का लघु छोटे उद्योग, वो इंडस्ट्री कोरोना काल में तबाह हो चुकी है। नोटबंदी जीएसटी से सबसे जो प्रभावित हुआ ये है, करोड़ों नौकरियां लोगों की चली गई है। इस समय देश बेरोज़गारी की सबसे इन 46 वर्षों में सबसे ज़्यादा बड़े मुकाम पर बेरोज़गारी की दर आ चुकी है। 10 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां लोगों की ख़त्म हो गई है। इकोनॉमी कहीं पर भी रिवाइव करने के मूड में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर आज कहने को तैयार है कि हम 2024 में दे लें? समाज बटा हुआ है, धार्मिक उन्माद चरम पर है, एक दूसरे को लड़ाने की साजिश। और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ तक आज तक कभी धार्मिक पोलराइजेशन की उतनी नहीं होती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदर पूरे ज़िले में जिला अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को ऑर्डर भेज करके दिशा निर्देश दे रही कि आपके वहाँ एक समुदाय विशेष की जनसंख्या अचानक बढ़ गई है। 4.5 साल उनको जनसंख्या के घनत्व में बदलते हुए कुछ नहीं दिखा। तो ये किसकी असफलता है कि आप अब जो जेन्युइन मुद्दे हैं, रोटी के हैं, रोजी के हैं, करप्शन के, उन मुद्दों से दूर हट करके फिर कम्युनल कार्ड की ओर जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पर लोगों का भरोसा रहेगा अगली बार पूरी तरह से। अगर भरोसा रहेगा तो प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसे उतारना? हमारे में तो साफ और स्पष्ट, इस पर कोई दिक्कत नहीं। हमारे लीडर राहुल गांधी है और वो 2024 में कांग्रेस के कह रहे प्रधानमंत्री के चेहरे, इसमें तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। आने वाले भविष्य के लीडर इस देश पर राहुल गांधी है और उन्होंने कहा भी है कि हमारी जो रणनीति है, हम घृणा और नफरत की राजनीति की जगह हम सबको साथ लेके चलने की राजनीति पर विश्वास करते हैं। ये देश सबका है, ये एक धर्म विशेष का देश नहीं, ये सबका है, पीड़ितों का है, किसानों का, मजदूरों का है, हिंदुओं का है, मुस्लिम का, सिख का है। तो बांटने की राजनीति भारत के संविधान ने सबको बराबरी का हिस्सा दिया और यही कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी इसी उस पर क्या कहते हैं आगे बढ़ रहे हैं। NBC हिंदी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा भी आपको, आपके माध्यम से सारे NBC के साथियों को भी, दर्शकों को आने वाली दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के अल्मोड़ा से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से मुखातिब करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा, देश और समाज के लिए प्रतिबद्ध होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।